नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था हमारा जो चैप्टर है लाख की चूड़ियां। आपने देखा कि बदलू लाख की चूड़ियां बनाता है, वो मणिहार है। मणिहार का काम उसका पैतृक व्यवसाय है। गांव में वो सभी के साथ वस्तु विनिमय करता है और विवाह के अवसरों पर वो जरूर अपनी डिमांड रखता है कि मुझे इस तरह मेरी सारी इच्छाएं पूरी की जाए। और लेखक से उसका बड़ा ही अटैचमेंट है, वो उससे बहुत बातें करता है। और हमने अपना ये अंतिम गद्यांश की पंक्ति जो पंक्तियों से हमने पढ़ा कि वह शहर की महिलाओं के विषय में कहता है, व्यंग करता है कि शहर की स्त्रियां यदि अपने हाथों में कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां पहने तो उनके हाथों में कहीं मूस ना आ जाए। और इस व्यंग पर हमने अपने इस गद्यांश को बच्चों छोड़ दिया था। तो आइए आप और हम इसके शब्दार्थों के साथ इसके प्रश्नोत्तर को भी देखते हैं और चलते हैं हमारी कहानी के आगे। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। बच्चों आप इसको समझें और अंडरलाइन करें। क्या है कि जैसे किसी ने यहाँ पे बदलू ने क्या किया, लाख की चूड़ियां मुझे दी। अब वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा है। अब मुझे पैसे नहीं ले रहा है तो वो मुझसे कोई वस्तु लेगा। जैसे हो सकता है वो मुझसे अनाज ले या कुछ और ले, लेकिन वो पैसे नहीं ले रहा है। तो वस्तु के बदले में वस्तु को लेना, वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार की कौन सी विधि कहलाती है? वस्तु विनिमय। लोहे लगना यानी अत्यंत कठिन होना। पगड़ी, सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की पट्टी या पाग। मनिहार किसे कहते हैं? चूड़ियां बनाने व बेचने वाला व्यक्ति। पैतृक कहते हैं पुश्तैनी पुरखों का पेशा का अर्थ होता है जीविका कमाने का साधन। खपत यानी मांग। कसर निकालना, सारा नुकसान पूरा कर लेना। उड़ने का अर्थ होता है बच्चों खींचना। मर्द यानी पति। देखेंगे बदलू किसके बदले अपनी चूड़ियां देता था। तो देखो बच्चों हमारे पास स्क्रीन पर उत्तर है कि बदलू वस्तुओं के बदले अपनी चूड़ियां देता था। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू कब अपनी जिद पकड़ लेता था? हमने देखा कि विवाह के अवसर पर, ठीक है, किसी लड़की के विवाह के अवसर पर क्या करता था? वे विवाह के अवसरों पर, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ लेता था। किस जोड़े का महत्व अधिक होता है और क्यों? हमने पढ़ा बच्चों, मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए भी बोला था कि सुहाग के जोड़े का महत्व अधिक होता है। और हमारी परंपरा कहती है कि उस समय, विवाह के समय, उस जोड़े को जब खरीदते हैं तो सबकी आशा होती है, सबके मन में उत्साह होता है और एक अच्छा शगुन का काम माना जाता है सुहाग के उस जोड़े को खरीदना। तो उस समय उसके मूल्य पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए क्या होता है, सुहाग के चूड़े का बच्चों महत्व होता है। देखेंगे आगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेहमान नवाजी। जब कोई हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं? उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम उसको चाय पानी, बैठना उठना, उसकी हिफाजत, मतलब उसका ध्यान रखते हैं। उसको जो अटेंशन हम जब देते हैं उसको क्या कहते हैं? खातिर कहते हैं, ठीक है। खासी का अर्थ होता है काफी। काफी। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। बच्चों देखो गांव में क्या होता है, आपको पता है पशुपालन होता है। लोग घरों में क्या, गाय भैंस बकरी पशुओं को पालते हैं। तो गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए क्या बचाता था? मलाई बचा करके रखता था। आजकल आप लोगों का टेस्ट बदल गया है, ठीक है। आप क्या करते हैं? केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, पेटीज, इस तरह की चीजें खाना पसंद करते हैं। लेकिन पहले गांव में पशुपालन बहुत अच्छा होता था और बच्चों को दूध और दूध से बनी हुई चीजें ही अच्छी लगती थी। तो यहाँ बदलू क्या करता था? गाय के दूध की मलाई खिलाता था। और जब आम की फसल होती थी, आम की जब फसल होती थी तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। देखो एक आम नहीं, 2-4 यानी कम से कम 4-5 आम तो वो रोज खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था
कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। और लेखक ने फिर बार बार इस बात को स्वीकार किया है, ना तो मुझे मलाई पसंद थी इतनी, ना भले आम थे, लेकिन वहां जाने की मेरी रुचि क्या थी? मेरी रुचि यह थी कि मैं वहां वो जो 1-2 गोली रंग बिरंगी लाख की जो मेरे लिए बना देता था, मैं उसके लिए वहां रोज जाता था। बात करेंगे आगे। मैं बहुधा, बहुधा का अर्थ होता है अधिकतर, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बच्चों, आप भी जाते हैं? जब आपकी छुट्टियां आती है, या तो आप ननिहाल जाते हैं, या ददियाल जाते हैं, या बुआ नानी मौसी के यहाँ जाते ही हैं। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि मैं अधिकतर कहाँ जाता था? छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था। 1 आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। वहां पर 2 दिन 4 दिन नहीं, 1 आध महीने या तो 15 दिन या महीने भर वहां रहता था। और परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बच्चों, बदली का अर्थ होता है ट्रांसफर हो जाना, स्थानांतरण हो जाना। मेरे पिता की दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि, एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। ठीक है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, देखो 8-10 वर्ष बच्चों कम नहीं होते हैं, एक काफी लंबा अंतराल आ गया है। तो मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था, लेखक ने कहा अब मैं क्या हो गया हूं? बड़ा हो चुका था। लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब क्या है? मेरा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हम बड़े होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अब जो मेरी रुचि है, अब जो मेरी क्या है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, रुचि जो है, रुचि यानी मेरा लगाव किसके प्रति नहीं था? लाख की चूड़ियों के प्रति वैसा नहीं था जैसा कि बचपन में था। लगाव, वह चाव नहीं रहा था। ठीक है। अतः गांव में होते हुए भी, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। और ध्यान दिया लेखक ने जब वो बड़े हो गए कि गांव में सारी औरतों ने कैसी चूड़ियां पहन ली है? कांच की। ठीक है। विरले ही हाथों में मैंने देखा, विरले यानी बहुत ही कम, कि लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया, और अचानक बदलू की तरफ ध्यान गया। किसका? लेखक का। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। बच्चों, जब बारिश होती है आंगन गीला हो जाता है और बच्चे फिसल जाते हैं। यहाँ मामा की लड़की क्या हो गई है? आंगन में फिसल गई है और गिर पड़ी है। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर, उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटी और कलाई में घुस गई। मेरे हाथ में अगर कांच की चूड़ी हो तो निश्चित रूप से टूटने पर क्या होगी बच्चों? कहीं ना कहीं तो वो चोट देगी। तो कहाँ घुस गई? उसकी कलाई में। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी आप सभी समझते हैं ना, फर्स्ट एड करना। ठीक है। जिस तरह से कि डेटॉल लगाना, पट्टी करना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। उससे, किससे? बदलू से। अतः शाम को मैं घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरा उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ठीक है। मैं हूं जनार्दन। क्या कहा है? मैं हूं जनार्दन। ठीक है। आप देख सकते हैं
अपनी पहचान बताई है। काका आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। देखो कभी कभी हम 8-10 वर्ष बाद जब किसी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ चुका होता, बच्चा है वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर, स्मृति पटल होती है बच्चों मेमोरी, हमारी याददाश्त पर, वो अपनी क्या कर रहा है, याददाश्त पर अतीत के चित्र उतार रहा है। हाँ, पुरानी, अतीत का अर्थ होता है पुरानी, कोई बात को याद कर रहा था और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। बदलू को याद आ गया, कौन है तो ये वही बच्चा है जो मेरे साथ क्या करता था, आता था और मेरे पास क्या बनवाता था, लाख की चूड़ी बनवाता था। और हम देखते हैं बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि यानी नजर दौड़ाना, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। अब देखेंगे कितना बदलाव आ गया है। विरले यानी बहुत कम, खातिर यानी आदर करना, बदली यानी तबादला जिसे आप स्थानांतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर जिसे कहते हैं, खाट यानी चारपाई, निहारना यानी देखना, मलाई यानी दूध की चिकनाई, बहुधा का अर्थ होता है अक्सर, मरहम पट्टी यानी जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, स्मृति पटल यादों की तख्ती। गांव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान बिल्कुल नहीं आया। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों ना जा सका, क्योंकि लेखक के पिताजी की क्या कह सकते हैं हम, तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया था, इसलिए वह लंबे समय तक या लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव नहीं आ सका। लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था, लेखक को बदलू के यहाँ जाना अच्छा लगता था। लेखक को अपने मामा के घर कब तक रहता, लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था, लेखक की जब छुट्टियां हो जाती थी, ठीक है, और छुट्टियां हो जाने पर जब वह जाता था तो या तो 1 महीने या कभी कभी वह 1.5 महीने भी क्या करता था, किसके यहाँ, 1-1.5 महीने कहाँ रहता था वह, अपने मामा के यहाँ पर रहता था। बात करेंगे आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी तो मशीन से जोते जाते हैं। देखेंगे आप, ध्यान देने की बात है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव है। आज बदलू का विचार विचारे का बिल्कुल क्या है, बदल गया है। एक जमाना था जब उसको क्या थी, कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, लेकिन आज मजबूरन, ठीक है, वैसा मानता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण उसको बच्चों ये मानना पड़ रहा है कि अब कांच की चूड़ियों में वो सुंदरता कहाँ रही है, जो लाख की चूड़ियों में वो सुंदरता कहाँ रही है जो कि कांच की चूड़ियों में है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या बताता है लला को, क्या पूछा, काम नहीं करते काका, कि नहीं, मना कर दिया। और कारण क्या बताया, काम तो कई सालों से बंद है, ठीक है। अब 8-10 साल से तो लेखक जनार्दन खुद वहां आ नहीं रहा था। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब ना, कि अब जो मैं चूड़ियां बनाता हूं उनका कोई
क्या कह सकते हैं, एक तरह से मूल्य नहीं रहा, या कह सकते हैं मांग नहीं रही। ठीक है, गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। गांव में भी अब क्या हो गया है, कांच की चूड़ियां पहनना लोग पसंद करते हैं। और आप देखेंगे वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला। कौन कौन चुप रहा? बदलू। क्या बोलता है? मशीनी युग है ना, कि अब तो जो युग है वो कैसा है, मशीन का युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है। किससे हो रहा है काम? मशीनों से हो रहा है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जोतना यानी खेत को। और फिर जो सुंदरता, फिर उसने सबसे बड़े देखो व्यंग की बात कही है, एक तरह से ये व्यंग ही है। चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। फिर लेखक ने अपना अनुभव सुनाया। कांच कैसा होता है? खतरनाक, डेंजरस। कांच से खतरा तो है ही है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। जैसे लाख चलता है वैसे कांच नहीं चलता है, लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। किसको खांसी आ गई? बदलू को खांसी आ गई। और वह देर तक खांसता रहा। खांसी आने पे बच्चों रुकती नहीं है, आप भी जानते हैं। मुझे लगा उसे दमा है। बच्चों ये बीमारी का नाम है दमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था कहते हैं उम्र को। उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थी। आप देखते हैं बच्चों, जब हम एक एज के हो जाते हैं तो उसके बाद हाथों की नसें यहाँ से और माथों की नसें भी क्या होती है, दिखाई देने लगती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। मेरे मन में जो शंका चल रही थी वो समझ गया और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। फसली खांसी का अर्थ है बार बार जो उठ करके चलती है। ये महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का अर्थ होता है बच्चों पीड़ा या दुख, वेदना, तकलीफ। देखेंगे, मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में, इस मशीनों के युग में कितने हाथ कितने हाथ काट दिए हैं। देखो ध्यान देना, इस मशीनी युग ने, जब मशीनों का युग आया तो क्या है, हाथ काट दिए। ऐसा नहीं कि हाथ कट के गिर गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाथ कट जाने का अर्थ बच्चों यहाँ पे क्या है, बेरोजगार हो जाना। अब लोग क्या है, बेरोजगार, बिल्कुल खाली बैठे हैं, उसको क्या कहा है, हाथ कट जाना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब चिंता में कौन है, पीड़ा और दुख में कौन है, बदलू है। और साथ साथ में उन्हीं विचारों में कौन खो गए हैं, हमारे जनार्दन साहब। तो कुछ देर तक शांति बनी रही। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर का मतलब होता है बच्चों प्रसन्न होते हुए। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो। ठीक है, रज्जो उसकी बेटी का नाम है। लला के लिए, देखो लला उसके बचपन का नाम है। आम तो ले आ। और फिर मेरी और मुखातिब होकर मुंह करके बोला, माफ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। कौन कह रहा है? बदलू कह रहा है बच्चों। किसे कह रहा है? जनार्दन लेखक को कह रहा है। और आप देखते हैं कि कौन नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। जनार्दन क्या हो गए? चुप हो गए। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। किसके लिए मलाई बचाकर रखी जाती थी? जनार्दन के लिए।
गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। देखो एक इंसान के बेरोजगार होने की पीड़ा, जब उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, कमाने का साधन भी उसका खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो गाय को कैसे पाल सकता था, क्योंकि गाय पर भी तो बच्चों खर्च करना पड़ता है। तो उसने क्या कहा, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी है, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया कहते हैं बच्चों टोकरी को, उसमें क्या लेकर आई, आम लेकर आई है वो। और यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह, वे हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना कि तुम शहर के हो, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने, देखो 1 नहीं 2 गुना, 1 नहीं 3 नहीं, और क्या बताया है 4 गुना आम एक बघत। देखो यहाँ पे शब्द आया ना बखत, बखत यानी वक्त, ठीक है, मैं खा जाता था। ये अपने और उन दोनों के अंतर को बता रहे हैं। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। यहाँ पे देखो बच्चों, सिंदूरी यानी लाल रंग से संबंधित। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली मतलब हाथ में लेकर बच्चों, मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, निगाह कहते हैं आंख, एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। किसके हाथों पर, रज्जो के हाथों पर। गोरी गोरी कलाइयों पर, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां फब रही थी। फबना मतलब सुंदर दिखना, कैसी दिख रही थी, सुंदर दिखाई दे रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। और कितने पैसे दे रहे थे, मात्र 10 आने, यानी उसका मूल्य उन्होंने बड़ा ही कम आंका। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है। बदलू जो है, बदलती हुई परिस्थितियों में, मशीनीकरण के इस जीवन में हार तो गया है, लेकिन कहीं भी वो अंदर से अभी टूटा नहीं है। उसका व्यक्तित्व, क्या कहते हैं लेखक, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था आसानी से टूट जाए। कि जिस तरह से कांच की चूड़ियां क्या करते हैं बच्चों, थोड़ी सी चोट लगते से ही टूट कर अपना वजूद खो देती है, लेकिन बदलू का वजूद ऐसा नहीं था, उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वो कांच की चूड़ियों की तरह टूट जाता। तो देखते हैं, ठिठकना, रुकना, मुखातिब बात करने वालों की ओर मुंह करना, लहकना यानी दहकना ददकना, प्रचार यानी प्रचलित होना, व्यवहार में आना, डलिया यानी छोटी टोकरी, बखत यानी समय, अंजुली दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर पात्र जैसा बनाया हुआ, शरीर ढल चुकना अत्यंत कमजोर होना, फसली यानी ऋण विशेष में होने वाला, ऋण विशेष में होने वाला, हाथ काट देना यानी रोजगार विहीन कर देना, पवना बहुत अच्छा लगना, ठीक है, आना 6 पैसे। एक आने में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 6 पैसे होते हैं, रुपए का 16वां भाग। अंडरलाइन कर लें इसको और समझ भी लें, लिख भी लें, ठीक है। आप देखेंगे कि क्या कहा है, 6 पैसे यानी रुपए का 16वां भाग। मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, मशीनी युग के बारे में बदलू ने ये कहा
कि मशीन युग के कारण उसका जो व्यापार है वो पूरा चौपट हो गया है। अब वह लाख की चूड़ियों का व्यापार नहीं करता है। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनीकरण था। मशीनीकरण के चलते गांव में अब किसकी कांच की चूड़ियों का चलन हो गया था। लाख की चूड़ियां पहनना कोई पसंद नहीं करता था। गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? गद्यांश में संवाद बदलू काका और लेखक जनार्दन के बीच में हो रहा है। आप आगे देखेंगे। बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई थी? बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ मशीनीकरण के चलते हो गई थी, क्योंकि लोगों ने कांच की चूड़ियां पसंद करना और पहनना शुरू कर दिया था। देखेंगे कवि परिचय। रचनाकार कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजन रत कामतानाथ की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। अपने समकालीन समवयस्क कथाकारों से अलग प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी कथाओं का सृजन किया है, जिसमें वर्गीय चेतना और क्रांतिकारी प्रभाव है। इन्हें पहला सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान से विभूषित किया गया है। इनका 25 मई 2015 को लखनऊ में लगभग 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, छुट्टियां, तीसरी सांस, रिश्ते नाते, कल्पतरु की छाया, दिशाहीन इत्यादि है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह जो चैप्टर है वह पूरा होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।